1958 में सत्येन बोस ने एक म्यूजिकल कॉमेडी बनाई थी, चलती का नाम गाड़ी। किशोर कुमार की गायकी और सचिन देव बर्मन का म्यूजिक लोगों ने बहुत पसंद किया। एक लड़की भीगी भागी सी, हाल कैसा है जनाब का, और भी गाने थे जो आज तक हिट हैं। लेकिन इन हिट्स के बीच एक गाना ऐसा था जो न सिर्फ हिट हुआ बल्कि आज यानी 19 अगस्त 2025 के रोज प्रासंगिक बना हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखते हुए, एस.डी. बर्मन ने म्यूजिक अरेंज करते हुए और किशोर कुमार ने गाते हुए शायद ही सोचा हो कि उनका एक मनमौजी गाना बीते 30 सालों में भारत पर आए सबसे बड़े राजनयिक संकट पर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। वो गाना था हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। आगे है याने याने प्यार हो गया, लेकिन आज प्यार की नहीं विदेश नीति की बात होनी है। भारतीय विदेश नीति के साथ लिटरली और फिगरेटिवली यही हो रहा है। जाते थे जापान पहुंच गए चीन। फर्क बस इतना है कि हम चीन गए नहीं, चीन खुद चला है। लेकिन जैसा कि मजरू सुल्तानपुरी और हम सब के बुजुर्गों ने कहा है, खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, नुकसान चाकू का नहीं होता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले। इस मौके पर डोभाल ने कह दिया कि भारत और चीन के ताल्लुक सुधर रहे हैं। वांग यी ने भी कह दिया कि हिस्ट्री एंड रियलिटी प्रूव वंस अगेन दैट अ हेल्दी एंड स्टेबल चाइना इंडिया रिलेशनशिप सर्व्स द फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ आवर कंट्रीज। यानी इतिहास का सबक और आज की वास्तविकता यही है। शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, इतिहास का सबक, आज की वास्तविकता यही है कि भारत और चीन के बीच संबंध अच्छे हों, स्टेबल हों, इसी में दोनों मुल्कों की भलाई छिपी है। फंडामेंटल, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, और लॉन्ग टर्म यानी आगे भी आपके लिए यही सही होगा। डोभाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इसी महीने के आखिर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के समिट के लिए तियानजिन जाएंगे, चाइना में है ये। और वांग यी भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वांग यी का आज प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम भी था। इन बातों में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप गौर कीजिए कि दुनिया में और क्या चल रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन वहां ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाया है। 27 अगस्त से इसमें 25% पेनल्टी और जुड़ने वाली है। पहले उम्मीद थी कि इस महीने के अंत में यूएस डेलीगेशन आएगा तो बात कुछ बन जाएगी, लेकिन अब वो दौरा ही कैंसिल हो गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। ट्रंप के कान फूंकने वाले पीटर नवारो आर्टिकल पर आर्टिकल लिख दे रहे हैं कि भारत की तेल लॉबी पुतिन की फंडिंग कर रही है और वॉशिंगटन और इस्लामाबाद फिर से करीब आ रहे हैं। ऐसे में भारत ने एक बड़ा अजीब सॉल्यूशन निकाला है, जिसने डिप्लोमेसी की दुनिया में हमारे सारे वेल विशर्स को हैरान किया कि क्या हो रहा है ये। क्योंकि लग ऐसा रहा है कि भारत अमेरिका की जगह अब चीन की ओर देखने लगा है। वही चीन जिसके साथ गलवान घाटी में 5 साल पहले झड़प हुई थी। तब हमने अमेरिका से मदद ली थी। अब अमेरिका से दिक्कत है तो हम चीन से जो हमारे संबंध हैं उन पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे देखा जाए, पूछेंगे यही सवाल आज के शो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। भारत ने 1991 में जब आर्थिक सुधार किए तो सिर्फ घर के अंदर बदलाव नहीं हुए, दुनिया को देखने का भारत का नजरिया भी बदला। भारत ने सामरिक जरूरतों के लिए सोवियत संघ या ईस्टर्न ब्लॉक से आगे देखना शुरू किया। मनमोहन सिंह आते हैं, उनके दौर में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील होती है। फिर नरेंद्र मोदी आते हैं जो इस रिश्ते को एक कदम आगे ले जाते हैं, जब वो अमेरिका के साथ 3 फाउंडेशनल पैक्ट साइन करते हैं: लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोमकासा, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका। इसी के बाद भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रास्ता खुलता है और भारत को इसका फायदा हुआ। जब 2020 में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने शी जिनपिंग की फौज लद्दाख में घुस आई, तब भारत ने जवाबी कार्रवाई की। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जब चीनी फौज ने कब्जा हटाने में आनाकानी की तो दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें 16 बिहार के कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 जवानों के प्राण चले गए। इसके बाद भारत की ओर से लद्दाख में भारी तैनाती हुई। भारत की सेनाएं लद्दाख में 50 साल से तैनात थी, लेकिन जून 2020 के बाद इतने जवानों को लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया कि एक्सट्रीम वेदर क्लोथिंग की कमी हो गई। तब भारत ने लेमोआ के तहत अमेरिका से जैकेट मंगवाए थे, बाद में यूरोप में भी ऑर्डर प्लेस हुआ।
अब ये अपने आप में एक विडंबना थी कि विंटर क्लोथिंग जैसे बेसिक इक्विपमेंट के लिए भारत को 2020 में लेमुआ की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इमरजेंसी फिर इमरजेंसी होती है। कितने भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी सेना के कैमोफ्लेज पैटर्न वाली वर्दियां पहनकर लद्दाख में पहरा दिया। आप ढूंढेंगे आपको पिक्चर्स मिलेंगी। इस बात ने भारत को सोचने पर मजबूर किया कि अमेरिका की तरफ से भारत को लुभाने की जो कोशिशें चल रही थी, क्या उन पर ध्यान देने का वक्त आ चुका था, और क्या हमें चीन से लगातार बेहतर हो रहे संबंधों को क्रिटिकली भी एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद तो भारत ने क्या जवाब दिया। बात होने लगी कि चीनी कंपनियों को अब ठेका नहीं मिलेगा। एक बदनसीब ने अपना चाइनीज टीवी बालकनी से फेंका भी। सरकार ने भी सख्त कदम उठाए, चाइनीज ऐप बैन कर दिए, और लोगों ने भी समझदारी दिखाते हुए चीन में बने अपने फोन से चाइनीज ऐप डिलीट किए। जो समझदार थे उन्होंने बदनसीब टीवी मालिक की तरह जोश से काम नहीं लिया, सही किया, क्योंकि चीन में बना फोन फेंकने के बाद अमेरिका से फोन लेने का ऑप्शन नहीं था। अमेरिका खुद चीन से फोन ले रहा था। एक तरफ चीन को जवाब देने के नाम पर यह सब मजाक चल रहा था, दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में सेना एक बेहद गंभीर स्थिति से जूझ रही थी। वायुसेना दिन रात लेह तक रसद और फौज की टुकड़ियां पहुंचा रही थी, जो लेह से मोर्चे तक भेजी जाती थी। कुछ जगह भारत और चीन के सैनिकों के बीच फासला इतना कम था कि उनके बीच शाउटिंग मैचेस होते थे। जी हाँ, दोनों पक्ष अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कहते थे। दोनों तरफ से मिलाकर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक आंख में आंख गड़ाकर बैठे थे। ऐसे में छोटी सी भी चूक से युद्ध छिड़ सकता था, लेकिन सेना के पेशेवर रवैये ने हमें ऐसी आपदा से बचा कर रखा। धीरे धीरे कई दौर की बातचीत के बाद भारत और चीन के सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट हुआ, यानी वो एक दूसरे से कुछ दूर हटी। लद्दाख में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स होती थी। इससे तर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होती थी। फिर सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच भी बातचीत हुई। फिलहाल भारत की ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं NSA अजीत डोभाल, और चीन की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां के विदेश मंत्री वांग यी। इसी बैठक के 24वें दौर के लिए वांग यी अपनी टीम के साथ इंडिया आए हैं। गलवान के बाद दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा समझौता हुआ अक्टूबर 2024 में। रूस के गजान में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स समिट के लिए पहुंचना था। यहां दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, और इससे ठीक पहले एक समझौता हो गया कि पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग करनी कैसे है। जब दोनों नेता मिले तो इसे बड़ी सफलता की तरह पेश कर दिया गया। जब ये सब हो रहा था तब चीन को लेकर एक बात बार बार दोहराई जा रही थी, ट्रस्ट बट वेरीफाई, माने फूंक फूंक कर कदम रखो बाबा, चीन का भरोसा नहीं है। तो किस पर भरोसा किया जाए? क्या यूएस पर भरोसा किया जाए, जिसने लेमुआ के तहत ठंड से बचने के लिए जैकेट दिए, जिसके साथ हम क्वाड का हिस्सा बने, जिसके साथ हमारे सैनिक अभ्यास होते रहे। चीन इन सारे डेवलपमेंट्स को लेकर के हमेशा संदेह पेश करता रहा, लेकिन भारत का पॉइंट हमेशा यही था कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत इन सारे कदमों को उठा रहे हैं। लेकिन ट्रंप दूसरी बार यूएस के राष्ट्रपति बने और सब धरा रह गया। एक थैंक यू के मोहताज ट्रंप ने जब 25% टैरिफ लगाया और फिर 25% पेनल्टी लाद दी, तो हम बस यही कह पाए कि यूरोप ने भी तो तेल लिया है, उसको भी तो बोलो। ऐसा नहीं है कि ट्रंप सिर्फ इंडिया के लिए चुनौती है। इस नाव में हमारे साथ पूरी दुनिया सवार है, यूएस में भी लोग परेशान हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसी कोई चुनौती आए तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, उसे डील करना। दुनिया के कुछ देशों ने नज़ीर भी पेश किया, उन्होंने डील किया है। अलग अलग देशों ने ट्रंप का अलग अलग समाधान निकाला। पाकिस्तान ने वो किया जो उसे आता है, ट्रंप को घूस दी, उनके परिवार से जुड़े कारोबार में पैसा लगाया, सरसर करने लगा, बोल दिया कि आप ही पापा हो, वॉर रुकवा सकते हो, और ट्रंप के लिए नोबेल भी मांग लिया। चीन ने ट्रंप का समाधान निकाला टिट फॉर टैट में, तू टैरिफ तो मैं टैरिफ। जब लगा कि ट्रंप हिंट ले नहीं रहे तो चुंबक और रेयर अर्थ की सप्लाई काट दी। पूरी सिलिकॉन वैली मारा लगो में जमा हो गई कि मिस्टर प्रेसिडेंट ऐसे नहीं चल पाएगा, तो ट्रंप 90 दिन की मोहलत देने लगे। चीन ने यह साबित किया कि वो आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका से अपनी शर्तों पर डील कर सकता है, आने वाले दिनों में इंडिया के साथ भी करेगा। पुतिन ने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, पैसिव अग्रेसिव। स्टीव विटकॉफ को मॉस्को बुलाते लेकिन घंटों केबिन नहीं खोलते थे। ये बात हम राजदूत में आपको बता चुके हैं पहले। ट्रंप से फोन पर बात करते, फिर कीव पर मिसाइल मार देते। पुतिन को मालूम है कि ट्रंप में बालपन है, तो वो खुद अलास्का चले गए, सिर के ऊपर से B-2 बॉम्बर भी उड़ने दिया, F-22 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की परेड भी देख ली, और बोल भी दिया कि सर आप होते तो वॉर नहीं होती। लेकिन पुतिन अंत में जब लौटे तो विजेता होकर लौटे। अलास्का जाने से पहले और बाद में पुतिन की ताकत में और यूक्रेन के मोर्चों पर रूस की सेना की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पुतिन पीछे नहीं हटे। आखिर में ट्रंप को ही कहना पड़ा कि शांति की चाबी जेलेंस्की के हाथ में है, यानी पुतिन ट्रंप से अपना काम करवा ले गए और ट्रंप शिकायत भी नहीं कर पाए। चौथा उदाहरण यूक्रेन और यूरोप का है।
अपने पिछले व्हाइट हाउस दौरे पर जेलेंस्की समझ गए थे कि शहीद का चोला पहनने से ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप वो आदमी है जो आपको वाकई शहीद कर देंगे। तो इस बार जेलेंस्की सूट पहन कर गए और देखिए इस बार वॉशिंगटन से कोई अप्रिय समाचार अभी तक नहीं आया है, जबकि तब से अब में कुछ भी बदला नहीं है। रूस मजबूत हुआ है और अमेरिका पहले से ज्यादा बेफिक्र। ये 4 एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं कि अगर काबिल डिप्लोमेसी हो तो ट्रंप एक असाध्य बीमारी नहीं है, उनका इलाज है। घूस देने की वकालत तो हम नहीं कर सकते जैसा पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की, पुतिन और जिनपिंग ने बताया है कि ट्रंप से डील किया जा सकता है और वो भी बिना ज्यादा नुकसान सहे। बस इसी मोर्चे पर भारत पिछड़ता नजर आ रहा है। डिप्लोमेसी का पूरा सोशल मीडिया इस संदेशे से भरा हुआ है कि भारत चीन से संबंध सुधारने के बारे में सोच रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि भारतीय कंपनियां लगातार चीनी कंपनियों से समझौते करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रयास कर रही हैं ताकि ट्रंप टैरिफ का तोड़ निकाला जा सके। चीन के भारत में एम्बेसडर जू फेहोंग ने तो इसे लेकर ट्वीट भी किया है। ये सब यूएस में देखा जा रहा है, लेकिन क्या भारत को चीन के करीब जाता देख ट्रंप सब भुला देंगे और फिर से दोस्ती कर लेंगे? इसका जवाब हाँ में देने वाले लोगों की गिनती बहुत कम है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल हमारे सामने आ जाता है जिसमें चीन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि बीजिंग नई दिल्ली से संबंध सुधारेगा तो अपनी शर्तों पर सुधारेगा। इसमें इंडिया को कितना अकोमोडेट किया जाएगा ये क्लियर नहीं है। ये बात आपको 18 अगस्त को वांग यी की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात और 19 अगस्त को अजीत डोभाल से मुलाकात में भी देखने को मिलेगी। डोभाल वांग यी मुलाकात पर चीन की ओर से जो रीड आउट आया है उसमें यह भी लिखा गया है कि डोभाल ने कहा, ऐसा उनका रीड आउट दावा करता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है, माने तिब्बत और ताइवान चीन के हैं, लेकिन भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर वांग यी से ऐसा कुछ कहलवाया गया हो ये देखने को नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान जा रहे हैं। मतलब जिस हाइफनेशन से भारत हमेशा परहेज करता आया है वो हो रहा है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन कहा, फिर बीएलए को कह दिया। वांग यी भारत आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान जा रहे हैं। विदेश मंत्री और एनएसए दोनों से वांग यी की बैठकों का निचोड़ यही है कि भारत अब गलवान से आगे देखना चाहता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसका हर कोई स्वागत करना चाहेगा, लेकिन भारतीय विदेश नीति में आए बदलाव को भी हमें स्पॉट करना चाहिए। चीन हमेशा से कहता है कि बाउंड्री क्वेश्चन और ट्रेड अलग अलग हैं। ये भारत की पोजीशन थी कि व्यापार और सीमा विवाद दोनों साथ में कैसे चल सकते हैं। क्या नई दिल्ली इस बात को स्वीकार कर रही है कि बीते 5 सालों में हम ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाए जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग का मुकाबला कर सके? एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं तो भारतीय खपत के लिए ही सही। बार बार एप्पल की फैक्ट्री का जिक्र किया जाता है कि देखो अब आईफोन इंडिया में बनने लगा, लेकिन अगर यही सच है तो इकोनॉमिक टाइम्स की उस रिपोर्ट का क्या मतलब निकाला जाए जिसमें लिखा है कि बीते महीने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी के बीच बातचीत हुई थी कि चीनी चुंबक, रेयर अर्थ मिनरल्स, टनल बोरिंग मशीन्स और फर्टिलाइजर की सप्लाई भारत को बहाल की जाए। इकोनॉमिक टाइम्स का दावा है कि इस बारे में वांग यी ने 18 अगस्त को डॉक्टर जयशंकर को भरोसा भी दिलाया था। समस्या ये नहीं है कि चीन से व्यापारिक संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन इस सवाल को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता कि जो गलवान के सैनिक मोर्चे पर हुआ वो आर्थिक मोर्चे पर नहीं करेगा चीन हमारे साथ। क्या चीन ने हमारा भरोसा जीतने के लिए कुछ भी किया है? और ये सब हो क्यों रहा है? क्या लद्दाख में 50 से 60 हजार जवान तैनात नहीं हैं? क्या चीनी कब्जे छुड़ा लिए गए हैं? क्या बफर जोन को लेकर सेना की ही चिंताओं का निवारण हो गया है? क्या हम अपने सारे पेट्रोल पॉइंट्स तक जा पा रहे हैं रेगुलरली? अगर ये सब हो रहा है तो इसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हुआ है तो फिर चीन को लेकर इस गर्मजोशी को प्रोसेस कैसे किया जाए? क्या हम एक दादा से बचने के लिए दूसरे दादा से हाथ मिला रहे हैं? हमें यह याद रखना होगा कि बुली से बचने के लिए दूसरे बुली के पास जाना हमेशा घातक होता है। ऐसा भी नहीं है कि भारत ही चीन की ओर देख रहा है, चीन भी भारत की ओर देख रहा है। 7 अगस्त को जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ के साथ पेनल्टी भी लगा दी तो भारत में चीन के राजदूत जू फीहोंग ने एक्स पर पोस्ट किया। क्या लिखा? गिव द बुली एन इंच एंड हिल टेक अ माइल, यानी आप किसी बुली को 1 इंच जगह दोगे तो वो मील भर जगह छीन लेगा। इस पोस्ट के साथ एक पोस्टर नथी था जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान था कि टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और WTO के नियमों का उल्लंघन है, ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं। मतलब चीन को भी भारत से संबंध सुधारने में एक मौका तो नजर आ रहा है। चीन तैयारी करके चलने वाला मुल्क है, जानता है कि टैरिफ कहानी का अंत नहीं शुरुआत भी हो सकता है, तो वो अपने लिए अमेरिका की जगह दूसरे बाजार पक्के करना चाहता है, इसीलिए इंडिया की तरफ देख रहा है। जापान जाते जाते चीन चले जाना फिल्मी दुनिया में ठीक है, असल जिंदगी में अगर ऐसा हो तो आपको रुककर सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई वो कर रहे हैं जो करने के लिए घर से निकले थे, या फिर आप किस्मत के भरोसे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा अपने आप।
ये बात सही है कि भारत में चीन को कोई खुलकर दुश्मन कहता नहीं है, लेकिन सब लोग इतना ज़रूर कहते हैं, ट्रस्ट बट वेरीफाई। इसी के साथ आज का राजदूत कंक्लूड होता है, जिससे इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।